तो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या करती है कि वे सर्विसेज देती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाय रोड। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, गुड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है स्पेसिफाइड पर्संस को। अब स्पेसिफाइड पर्संस में कौन आता है, हमने डेफिनेशन ले रखी है उसकी। तो पर्संस में आते हैं फैक्ट्री, सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोई एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, कैजुअल टैक्सेशन पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो इनमें हमने जो याद रखना है ना, एक तो बॉडी कॉर्पोरेट, एक या कोई रजिस्टर्ड पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, इन तीन पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो अगर कोई भी जीटीए सर्विस प्रोवाइड करती है टू स्पेसिफाइड पर्सन, अब स्पेसिफाइड पर्सन में ये लोग आ जाते हैं, आपको ये 7-8 लोग याद रखने, ये पर्सन आते हैं। अब इनको अगर सर्विस प्रोवाइड करती है तो यहां पे आरसीएम लगेगा, ठीक है। अब आरसीएम में क्या होगा, आरसीएम में अगर हमने इनको सर्विस प्रोवाइड की है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी लायबिलिटी है कि ये टैक्स गवर्नमेंट को जमा करे। अब सेकंड थिंग देखते हैं इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जैसे अगर जीटीएस सर्विस प्रोवाइड करती है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या फिर किसी लोकल अथॉरिटी को या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, अगर ये 3 बंदों को करती है तो यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा। 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज आती है, वो आती है टैक्स, जो टैक्स का रेट है कि रेट क्या होगा साहब। अब देखो 2 चीजें हैं, जीटीए के पास ना ऑप्शन होता है कि वो शुरू में बोल दे, स्टार्टिंग में बोल दे गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को कि भाई हम खुद ही अपना टैक्स पे करेंगे, तो ये आरसीएम का चक्कर ही नहीं पड़ेगा, आरसीएम का चक्कर ही खत्म। अगर जीटीए एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एडप्ट नहीं करती है तो फिर आरसीएम लगेगा, और आरसीएम में जो टैक्स का रेट रहेगा वो रहेगा 5%। और अगर ये 5% पे करेंगे गवर्नमेंट को तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, नो आईटीसी, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। अब जो दूसरी चीज आती है, अगर जीटीए बोलती है कि हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से खुद ही टैक्स देंगे, तो इनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि 5% जीएसटी दे दे गवर्नमेंट को विदाउट आईटीसी, जो कि ये और ये सेम है। लेकिन अगर इनको आईटीसी लेना है, अब होता क्या है ना, मान लो ये भी बाहर से कोई सर्विसेज ले रही है, ठीक है, और इन पे जीएसटी दे रखा है इन्होंने भर भर के, तो इनको लगता है हमें तो आईटीसी लेना है, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है आप आईटीसी ले लेना, बट आपको जो 12% जीएसटी देना पड़ेगा हमें, जो रेट हो जाएगा वो जीएसटी का 12% हो जाएगा विद आईटीसी। तो 3 से 4 चीज है। पहली चीज, आरसीएम कब लगेगा, जब जीटीए एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अडॉप्ट नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज, आरसीएम कब लगेगा, जब जीटीए स्पेसिफाइड पर्संस को सर्विसेज देता है। ये 2 कंडीशन याद रखना। तीसरी चीज, आरसीएम में रेट क्या होगा, 5% विदाउट आईटीसी, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा उसमें। लेकिन जैसे ही ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आता है और ये टैक्स यहां पे देता है, तो इसके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद आईटीसी। ये हमारा केस था जीटीए का, और ये 3 हमारी एक्सेप्शन है। यहां पे एक्सेप्शन क्या है कि ये गवर्नमेंट के बंदे सारे, अब गवर्नमेंट कहती है तू हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और हमें टैक्स दे रहा है, अब ये खुद को टैक्स देंगे, समझ रहे मेरी बात। तो ये बोलते हैं हमारे पास नहीं है, तू खुद कर अपना, ये अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो ये केस था हमारा जीटीए का। ओके, इसमें सबसे पहली जो सर्विस है वो है प्रॉपर्टी की। अब प्रॉपर्टी में क्या है कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अब इसमें क्या है, जैसे आपने कमरा भाड़े पे दे दिया अपने घर में, तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर कोई भी बंदा देता है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो हो जाएगा आरसीएम में कवर्ड। बट यहां पे अगर इंडिविजुअल वो रजिस्टर्ड है और वो पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो वहां पे छूट दे रखी है कि चल यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे 2 जगह छूट मिल गई। एक तो एक्स दे रहा है वाई को, अगर वाई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो कोई आरसीएम या कोई जीएसटी आएगा ही नहीं। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है देन यहां पे आएगा, और इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि इंडिविजुअल की है। अगर इंडिविजुअल बंदा है और पर्सनल कैपेसिटी पे रूम ले रहा है, पर्सनल कैपेसिटी मतलब घूमने गए कहीं पे और वहां पे रूम ले लिया, तो उस पे कोई आरसीएम नहीं आएगा। और जो दूसरी है अदर देन रेजिडेंशियल, इसमें अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज देता है, समझ रहे मेरी बात, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग की सर्विसेज देता है अदर देन रेजिडेंशियल, तो यहां पे आरसीएम लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी का कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये अमेंडमेंट भी है इसमें। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम स्पॉन्सरशिप पे। फिर आ जाती है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज क्या होती है, जैसे आप आईपीएल में देखते होंगे टाटा आईपीएल, तो टाटा जो है आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे हैं वो, ठीक है। तो जहां पे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज मिल रही है, आपको सर्विस मिल रही है, आप स्पॉन्सर कर रहे हो, सर्विस किसको मिली, टाटा को, करवा कौन रहा है, आईपीएल। तो वहां पे बोलते हैं कि अगर 2 बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म उनको ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज मिल रही है, तो वही लायबल होंगे किसके लिए, जीएसटी के लिए। तो ये 2 बंदे याद रखना, एक तो बॉडी कॉर्पोरेट और एक पार्टनरशिप फर्म। फिर आती है एजेंट की सर्विसेज। एजेंट में क्या होता है, एक तो इंश्योरेंस एजेंट, एक होता है रिकवरी एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है, जो आपके पास फोन आते हैं दोपहर को जब आप सो रहे हो, सर आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे,
और वो इतना डरा देते कि पूछो मत। तो ये जो सर्विसेज दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो जो यहां पे जीएसटी लगेगा तो ये इंश्योरेंस कंपनी ही लायबल है, ठीक है। जो ये सर्विसेज इनको दे रहे हैं, इनकी सर्विसेज के लिए कौन लायबल है? इंश्योरेंस कंपनी। ऐसे ही रिकवरी एजेंट, जो रिकवरी एजेंट सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए भी कौन लायबल है? ये आरसीएम। देखो यहां पे क्या होगा, इन्होंने सर्विस दी, इनको पेमेंट मिलेगी तो जीएसटी लग के मिलेगी, ठीक है। मान लो 100 रुपए मिले प्लस 18 रुपए जीएसटी, तो ये इनका फर्ज क्या बनता है कि 118 रुपए इनको दे और ये बंदा 18 रुपए डिपार्टमेंट को जमा करवाए। बट यहां पे बोलते हैं नहीं, हम इनको नहीं ढूंढते फिरेंगे, हम आपको पकड़ेंगे। इन्होंने जो सर्विस दी है आप 18 रुपए हमें जमा करवाओगे, तो यहां पे आरसीएम लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी सर्विसेज थी, बट इसको ध्यान रखना, अगर आ जाए तो तुरंत छोटी सी लाइन लिख के अपना क्वेश्चन का आंसर कर देना, ठीक है। अब बढ़ते आगे। ओके, तो नेक्स्ट सर्विस आती है हमारी डायरेक्टर की सर्विस टू कंपनी। अगर कोई डायरेक्टर है वो अपनी सर्विसेज कंपनी को दे रहा है। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो वो एम्प्लॉय है, अगर वो एम्प्लॉय है तो ये सर्विसेज टैक्सेबल ही नहीं होगी क्योंकि ये शेड्यूल 1 में दे रखी है, सॉरी शेड्यूल 3 में दे रखी है, नेगेटिव लिस्ट में आती है ये। अगर वो अदर कैपेसिटी में दे रहा है लाइक प्रोफेशनल, अगर उसका टीडीएस कट रहा है 192 में सैलरी, तो वहां पे कोई वो नहीं आएगा। अगर उसका टीडीएस कट रहा है 194J में या फिर उसकी जो रेम्यूनरेशन है वो अदर देन सैलरी दिखाई जा रही है, तो वो इस केस में आ जाएगा, वो टैक्सेबल होगा और वो होगा आरसीएम पे। तो यहां पे जो भी डायरेक्टर को पैसा मिलेगा उस पे जो जीएसटी होगा वो कंपनी को सबमिट करवाना होगा, यहां पे आरसीएम लग जाएगा, ठीक है। डायरेक्टर ने कंपनी को सर्विस दी, कंपनी जब पेमेंट करेगी तो उसमें जीएसटी के साथ नहीं करेगी क्योंकि वहां पे आरसीएम लग जाएगा, और आरसीएम के अंदर कंपनी को, डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को पैसा देना होगा डायरेक्टली, जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा वहां पे क्योंकि यहां पे आरसीएम लग गया। अब यहां पे एक एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन क्या हो गई? जैसे कि मान लो मैं हूं डायरेक्टर एक कंपनी में और मैं एम्प्लॉय भी नहीं हूं, ठीक है, और मैं नॉर्मल डायरेक्टर हूं, लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब कंपनी को चाहिए था एक वेयर हाउस भाड़े पे, ठीक है, उसको रेंट पे एक वेयर हाउस चाहिए था और मेरे पास एक जमीन पड़ी थी जो मेरी खुद की थी। तो मैंने कंपनी को बोला ठीक है यार, आपको जमीन चाहिए, मेरे पास वो है, आप उसमें बना लो वेयर हाउस, आप मुझे इतना रेंट दे देना। तो ये वो सर्विस नहीं है जो एक कैजुअल बिजनेस में दी जाती है एज ए डायरेक्टर। ये एक पर्सनल कैपेसिटी में है सर्विस। अगर मैं किराए पे नहीं देता वो तो कोई और दे देता, तो उस पे मेरी डायरेक्टरशिप पे कोई फर्क पड़ता क्या कि मैं भाई बहुत बेकार डायरेक्टर हूं क्योंकि मैंने रेंट पे वेयर हाउस नहीं दिला? समझ रहे मेरी बात? तो ऐसी सर्विसेज पे कोई आरसीएम नहीं लगेगा और ऐसे में नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही एफसीएम लगेगा। तो ये देख लेना कि वो जो सर्विस है वो पर्सनल कैपेसिटी में हो। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में है तो वहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, ये बात याद रखना। और ये जो प्रॉपर्टी का ही एक एग्जांपल भी है आपकी बुक में, एक बार अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट सर्विस आती है हमारी सिक्योरिटी की सर्विसेज। अगर हम किसी को सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहे हैं जैसे वॉचमैन, तो वो सर्विसेज भी आरसीएम में कवर होती है, बट यहां पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर मैं एज ए इंडिविजुअल दे रहा हूं सर्विस तो वो आरसीएम में कवर होगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे एक सोसाइटी है, उसने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई आपके सिक्योरिटी गार्ड है, ऐसी कंपनीज भी होती है ना आजकल, तो उनके सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और वो डे बाय डे वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनको सोसाइटी से कुछ नहीं लेना। कंपनी ने उनको अपॉइंट किया और लगाया कि हाँ भाई आपको यहाँ पे वॉचमैन की नौकरी करनी है, ठीक है साहब। तो जो सोसाइटी पैसा देगी वो कंपनी को देगी, तो यहां पे नहीं लगेगा आरसीएम, यहां पे एफसीएम लगेगा। बॉडी कॉर्पोरेट है तो यहां पे अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये एफसीएम का रूल नहीं लगेगा। अगर और कोई पर्सन है वो सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो चीज आरसीएम में कवर हो जाएगी। बस यहां पे 4 एक्सेप्शन है। ये 3 तो वही है सेम जो हमने पहले पढ़ी थी, अगर याद हो तो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी। ये जो चौथा है, जिस बंदे ने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो भी यहां पे कवर हो जाएगा। अब इसका मैं एक सीधा सीधा मतलब बताऊं, अगर कोई सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम में कोई मतलब नहीं है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा और कोई बंदा है जो सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम लगेगा, बस इन 4 बंदों को छोड़ के। अगर इन 4 बंदों को कोई भी सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहा है तो वहां पे आरसीएम नहीं लगेगा और वहां पे भी एफसीएम लगेगा। तो अगर मानो तो 5 एक्सेप्शन होगी, एक तो बॉडी कॉर्पोरेट और 4 ये, तो इन केस में एफसीएम लगेगा, बाकी आरसीएम लगेगा। तो ये हमारी सर्विसेज यहां पे कवर होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।